आदमखोरों का स्वर्ग, सुपर कमांडो ध्रुव। सन 1944 का दहकता हुआ साल। द्वितीय विश्व युद्ध अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अरब सागर में एक छोटे से द्वीप के घने दुर्गम जंगलों के बीच बनी एक आधुनिक प्रयोगशाला में एक अनोखा प्रयोग अपनी समाप्ति पर था। सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा सामने आने वाला था। बाएं हाथ की कलाई पर दाएं हाथ ने एक पट्टा बांधा, एक बटन दबा और पूरी प्रयोगशाला में लगी सभी मशीनें सक्रिय हो गईं। सूर्य की किरणें एक खास स्थान पर केंद्रित हुईं और प्रयोग सफल हो गया। मैं सफल हो गया। अब महामहिम हिटलर को दुनिया का शहंशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने प्रयोग में पिछले 8 सालों से इतना मशगूल रहा हूं कि मुझे दुनिया की कोई खबर ही नहीं। क्लिक। आज मैं सालों बाद रेडियो पर समाचार सुनने जा रहा हूं। खर्र पट खिर पिप पिप। समाचार है कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने आत्महत्या कर ली है। जर्मन नाजी सेना के वरिष्ठ कमांडरों ने भी इस समाचार की पुष्टि की है। ताजा खर। हिटलर, महामहिम हिटलर ने आत्महत्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बियाबान उजाड़ द्वीप पर मेरी सालों की मेहनत खाक में मिल गई। अब मेरा यह आविष्कार किस काम का? महामहिम हिटलर ने मुझ जैसे नाचीज पर, जर्मन वैज्ञानिक पर भरोसा किया और मैंने सफलता पाने में देर कर दी, बहुत देर। अब मेरी जिंदगी का भी कोई काम नहीं। अब मैं भी वही राह चुनूंगा जो महामहिम हिटलर ने चुनी। चाकू का लंबा, नुकीला और घातक फल पेट में दूर तक घुसता चला गया और बाकी बची एक लाश, एक अनाम जर्मन वैज्ञानिक की, जिसके आविष्कार में दुनिया को हिला सकने की ताकत थी। समय बीता, वह द्वीप अब लक्षद्वीप बन गया, भारत का एक अभिन्न अंग, और वह प्रयोगशाला घने और बीहड़ जंगलों का एक अभिन्न अंग बन गई। पेड़ों और लताओं से ढकी, दुनिया की नज़रों से ओझल, और साथ ही दफन हो गया उस अनाम वैज्ञानिक का आश्चर्यजनक रहस्य। परंतु हमेशा के लिए नहीं। समय रात के 12:15। स्थान रीगल सिनेमा। फिल्म किंग कॉन्ग का आखिरी शो अभी अभी खत्म हुआ है। हाउसफुल शो की भीड़ धीरे धीरे धुंध में गायब होनी शुरू हो गई। सच मदन, मुझे तो फिल्म देखकर एक दहशत सी हो गई। पागल हो तुम, ऐसा असलियत में कभी हो ही नहीं सकता। 60 फुट का गोरिल्ला। खैर, धुंध भी घिर रही है और तुम्हें डर भी लग रहा है। चलो मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ कर आता हूँ। अरे आधे घंटे का तो पैदल का तो रास्ता ही है। और आधे घंटे बाद जब मदन शीला को हॉस्टल छोड़कर लौटा, बाय मदन, बाय शीला, तो लगभग 1 बज रहा था। धुंध और गहरी हो गई थी। अगर इस वक्त मुझे किंग कॉन्ग जैसा कोई अजीब प्राणी मिल जाए तो। तभी एक गहरी धुंध को भेज दी एक आवाज़ मदन के कानों से टकराई। मुझसे काम चलेगा। घर हैं? कौन? और उस आवाज़ के मालिक की एक ही झलक मदन का खून जमा देने के लिए काफ़ी थी। उसके सामने जो कुछ भी खड़ा था उसको शब्दों में बयान करना असंभव था। किसी का खून पिए मुद्दत हो गई, इसीलिए मुझको गढ़ का कानून तोड़कर यहाँ आना पड़ा। आगे मदन सुन नहीं सका। अजीब प्राणी से मिलने का सारा जोश उसका ठंडा हो चुका था। वह पलटा और भागा, लेकिन धुंध के कारण वह ज़्यादा दूर नहीं जा पाए। नहीं। खौफनाक कदमों की आहटें धीरे धीरे असहाय मदन के पास आकर रुक गईं। नुकीले पंजे मदन की गर्दन में गड़ने लगे और गर्म गर्म सांसें उसके मुंह से टकराने लगी। धीरे धीरे उस पर बेहोशी छाने लगी। मौत के कदमों की आहट पास आती जा रही थी कि तभी एक मोटरसाइकिल की धड़धड़ाहट ने उसके ध्यान भंग कर दिया। धड़ 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 धड़। कोई आ रहा है। खैर आने दो, मैं उससे भी निपट लूंगा। वह अपने बेहोश शिकार को छोड़कर पलटा और तभी तेज रोशनी में उसका पूरा शरीर नहा गया। परंतु भेड़िया मानो यही नहीं जानता था कि इस वक्त शहर में एक ही व्यक्ति मोटरसाइकिल पर निकलता है, और वह है सुपर कमांडो ध्रुव। मानव जैसे भेड़िया, या भेड़िया जैसा मानव। ध्रुव ने पल भर में निर्णय लिया और मोटरसाइकिल की स्पीड 80 पर पहुंच गई। इतनी तेज गति कि मोटरसाइकिल से टकराने का परिणाम हमेशा ही घातक सिद्ध होता है। धड़ाका! हवा में उड़ता हुआ भेड़िया मानव का शरीर पीछे दीवार से जा भिड़ा, परंतु उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आश्चर्यजनक। ध्रुव समझ गया कि उसका सामना किसी असामान्य प्राणी से है। वह सामने से लपकते भेड़िया मानव से बचने के लिए तेजी से एक तरफ हटा, लेकिन भेड़िया मानव ध्रुव की आशा से अधिक फुर्तीला निकला।
मैं ताकत में इससे नहीं जीत सकता। भेड़िया मानव दोबारा ध्रुव की तरफ बढ़ा। अगले ही पड़ ध्रुव का बदन रबड़ के गुड्डे की तरह मुड़ा। घर इसके लिए अकल से काम लेना पड़ेगा। और भेड़िया मानव का शरीर हवा में तेजी से ऊपर उठा। ऊपर हाई वोल्टेज के बिजली के नंगे तारों से उसका शरीर टकराया। वो वापस जमीन पर गिरा। उसके खून पीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वह उठा और आश्चर्यजनक गति से एक तरफ भागा। इसका पीछा तो मैं मोटरसाइकिल से ही कर पाऊंगा। ध्रुव की मोटरसाइकिल तेजी से अपनी शिकार के पीछे भागी। यह तो समुद्र की तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बरकरार रखी। आश्चर्य, यह चीज आखिर है क्या? उफ, मेरा समय खत्म हो रहा है। इसको पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना निर्दोष नागरिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। ख्यालों में डूबे ध्रुव की गाड़ी तेजी से मोड़ पर मुड़ी और तड़ाक! चोट करारी थी। ध्रुव तुरंत बेहोश हो गया। आवाज सुनकर आगे भाग रहा भेड़िया मानव पलटा। आप! और उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई, क्योंकि उसके सामने साक्षात मौत खड़ी थी। हाँ, मैं कमीने! इसने हमारा कानून तोड़ा है जगुआर। तुम इसकी गर्दन तोड़ दो। एक सिकंजा भेड़िया मानव की गर्दन पर कसा। एक झटका लगा, कड़ाक! और वह हमेशा के लिए शांत हो गया। एक आकृति ने झुककर लाश के बाएं हाथ से एक पट्टा खोला और भेड़िया मानव धीरे धीरे सिर्फ मानव रह गया। वे दोनों भयावह आकृतियां समुद्र की ओर बढ़ चली। अगली सुबह, और डैडी, फिर मैं बेहोश हो गया। भेड़िए जैसा प्राणी, मोटरसाइकिल की टक्कर झेल सकने वाला, दौड़ने की आश्चर्यजनक गति, हाई वोल्टेज बिजली का भी खास असर नहीं। पर मुझको तुम पे पूरा यकीन है ध्रुव। मैं तुमको सही व्यक्ति से मिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ध्रुव का ख्याल सही था। गवाह था लक्षद्वीप का एक छोटा सा द्वीप, जहां पर नरसिंह की जय, सेवकों, जानू खां की गलती का मुआवजा उसे मिल चुका है। अभी वह वक्त नहीं आया कि दुनिया को हमारे अस्तित्व का पता चले। अभी हमको ताकत इकट्ठी करनी है, हथियार इकट्ठे करने हैं, ताकि हम इस द्वीप से पहले इस देश पर, महाद्वीप पर और फिर दुनिया पर राज कर सकें। और इस नेक काम में जो भी हमारे राह में आएगा उसे चकनाचूर कर दिया जाएगा। लेकिन ध्रुव ने अपना अभियान आरंभ कर दिया था। यहाँ पर मेरी मोटरसाइकिल गिरी थी और ये रहे पंजों के इंसान। यानी मैंने कोई सपना नहीं देखा। लेकिन यह क्या? शेर के पंजों के निशान और भेड़िए के निशान गायब। दो जोड़ी निशान और भी हैं। तो क्या भेड़िया शेर बन गया? उफ, मैं भी कैसी पागलों जैसी बातें सोच रहा हूँ। परंतु कुछ भी हो, एक बात तो साफ है कि ये दोनों जोड़ी निशान समुद्र की तरफ जा रहे हैं। ध्रुव तट पर पहुंचा और सबसे पहले जिस चीज पर उसकी नजर पड़ी वह थी समुद्र के खारे पानी में डूबती उतराती एक लाश। ध्रुव तुरंत लाश को बाहर खींच लाया, परंतु एक और आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। अरे, इसके बदन पर तो वही पोशाक है जो कल भेड़िया मानव के शरीर पर थी। यानी यानी नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने लाश को पलटा और उसकी शंकाएं और बढ़ गई। इसके पीठ पर जलने के 3 निशान हैं, जैसे बिजली के तारों से जला हो। परेशान ध्रुव ने पास के बूथ से पुलिस को फोन किया और घर की तरफ रवाना हो गया। आज उसकी कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। कड़ी मानसिक और शारीरिक परीक्षा के बाद तीनों कैडेट अपनी परीक्षाओं में खरे उतरे। कमांडो पीटर, रेणु और करीम, तुम तीनों ही अपनी अब सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। मेरी तरफ से बधाई। तुम तीनों को 1 महीने की छुट्टी दी जाती है। आज से ठीक 1 महीने बाद तुम लोग यहीं आकर मुझे रिपोर्ट करोगे। डिसमिस। धन्यवाद कैप्टन। शाम घिरने लगी थी। ध्रुव ने एक पल भी नहीं गंवाया। वह अपने दिमाग में घुमड़ते प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सीधा उसी स्थान पर पहुंचा जहां से उसने सुबह वह रहस्यमय लाश बरामद की थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। इस तरह के आश्चर्यजनक प्राणी शहर में पहले कभी नहीं देखे गए। वे अवश्य ही समुद्र की तरफ से आए होंगे। इस तट से सबसे पास का द्वीप भी 500 किलोमीटर दूर है। वे नाव से नहीं आ सकते। बड़े जहाज से आने का खतरा वे उठा नहीं सकते। अब सिर्फ एक चीज ही बचती है, मोटर बोट। वे जानवर नुमा प्राणी अवश्य ही किसी मोटर बोट से आए होंगे। शक्तिशाली और बड़ी मोटर बोट। तभी ध्रुव का ध्यान किनारे की तरफ आती एक नाव ने भंग कर दिया। ये कौन आ रहे हैं?
शायद कुछ मछुआरे मछली पकड़कर लौट रहे हैं। ध्रुव का ख्याल सही था। वाह, शायद इनसे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। उसको ज़्यादा पूछताछ नहीं करनी पड़ी। हाँ साहब, कल रात लगभग 2 बजे एक मोटर बोट को हमने दक्षिण पश्चिम दिशा में जाते देखा था, पर साहब कोई जानवर सा आदमी हमने कभी नहीं देखा। ध्रुव इतने से ही पूर्ण संतुष्ट था। चलो, मेरा एक ख्याल तो सही साबित हुआ, यानी हत्या के वक्त के आसपास ही यहाँ से एक मोटर बोट समुद्र में गई है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। और फिर इस तट से दक्षिण पश्चिम दिशा में सिर्फ लक्षद्वीप समूह ही है जहाँ तक मोटर बोट से जाना संभव है, और इनमें सिर्फ एक ही द्वीप ऐसा है जिस पर घने जंगल है और आबादी न के बराबर है। यह द्वीप नागू उन प्राणियों के छुपने का सबसे उपयुक्त और संभावित स्थान हो सकता है। तुम तो जानते ही हो कि यह सारे द्वीप हमारे देश का ही एक अभाज्य अंग है, और अगर तुम्हारा शक सही है तो हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है। हाँ श्रीमान, उस खतरनाक प्राणी की गर्दन तोड़कर मारने वाले भी उसी प्रकार के प्राणी होने चाहिए, यानी हमारा सामना एक ऐसे खतरनाक संगठन से है। देखो ध्रुव, बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारी बातों का पूरा यकीन है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह बेपैर की बातें लग सकती हैं। इसीलिए रक्षा मंत्रालय को यह मामला देने से पहले हमको कुछ ठोस सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे, और इसके लिए मेरे पास तुमसे बेहतर आदमी और कोई नहीं है। धन्यवाद श्रीमान, यह केस मैं अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूँ। और ध्रुव जब कमरे से बाहर निकला तो उसका चेहरा दृढ़ निश्चय से चमक रहा था, यह जानते हुए भी कि इस केस की छानबीन की कीमत उसकी मौत भी हो सकती है। और फिर अगले दिन लक्षद्वीप में हेलीकॉप्टर इस घने जंगल पर उड़ाना ईंधन की बर्बादी है ध्रुव। नागू द्वीप के जंगलों में इंसान तो क्या, जानवर भी रहने से घबराते हैं। तो फिर हमारी मंजिल शर्तिया यहीं पर होगी मिस्टर भंडारी। ध्रुव गलत नहीं था, उसकी मंजिल यहीं पर थी। नरसिंह, नरसिंह स्वामी, जंगल पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। क्या? वह जरूर हमारी टोह लेने आया होगा। यह सब जानू खां की गलती का नतीजा है। खैर, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। और शाम को जब ध्रुव जंगलों का हवाई सर्वेक्षण करके लौटा तो एक नई मुसीबत को इंतजार करते पाया। आपको एसपी साहब ने तुरंत हेडक्वार्टर में बुलाया है। हेडक्वार्टर में? यह केंद्र शासित प्रदेश है बच्चे। मुझे जब तक केंद्र सरकार का सीधा आदेश नहीं मिलता, मैं किसी छानबीन की अनुमति नहीं दूंगा, समझे? हमारा विभाग वैसे भी काफ़ी व्यस्त है। परी कथाओं की छानबीन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। नाउ गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। निराश ध्रुव बाहर निकला। यानी अब मुझे एसपी साहब को संतुष्ट करने के लिए ठोस सबूत जुटाने पड़ेंगे, और यह काम मुझे अकेला ही करना है, एकदम अकेला। अरे ध्रुव, यहाँ पे टैक्सी, उस मोटरसाइकिल का पीछा करो। लगभग 15 मिनट बाद तो यहाँ पर रुका है ध्रुव, रमील होटल। ध्रुव सपने में भी नहीं सोच सकता था कि लक्षद्वीप में भी कोई उसे पहचानता है। अगला पूरा दिन ध्रुव ने घरे जंगलों के नक्शे के गहन अध्ययन में बिताया, और फिर शाम को जब वह उठा तो पूरे जंगल का नक्शा उसके दिमाग में छप चुका था। वह फिर से जंगलों की तरफ बढ़ चला। टैक्सी, उस मोटरसाइकिल के पीछे चलो। आइए, जल्दी अंदर बैठिए। आधे घंटे बाद ध्रुव घने और बीहड़ जंगलों के छोर पर खड़ा था। पूरा जंगल एक भयावह खामोशी धारण किए हुए था। एक पत्ता तक नहीं खड़क रहा था। लेकिन ध्रुव ऐसे ही भयानक खतरों के बीच में पलकर बड़ा हुआ था, और खतरों से भिड़ना उसका शौक था। हेलीकॉप्टर से मैंने इसी दिशा में लगभग 2 किलोमीटर अंदर एक जानवर नुमा इंसान देखा था। अगर मैं भंडारी को उस वक्त यह बताता तो वह मेरी बात को फिर हंसी में उड़ा देता। ध्रुव अपने ही ख्यालों में उलझा था और उसका पीछा जारी था। तभी जमीन पर गिरे सूखे पत्ते खड़खड़ा रहे हैं। कोई झुंड इधर ही आ रहा है। किसी एक जानवर के चलने से इतने पत्ते नहीं खड़क सकते। बेहतर होगा अगर मैं उनके रास्ते से हट जाऊं। पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़ क्रमशः पास आती गई, और ध्रुव ने अपने पीछे नज़र न रखने की घातक गलती कर दी। उसका बदन एक विशाल कुंडली में कस गया। उसके सीने की हड्डियां कड़कड़ाने लगी, सांस रुकने लगी। ध्रुव ने नज़र उठाई। हिस हिस, और उसका खून सर्द हो गया, लेकिन उसने होश नहीं खोया। अगर इसका जहर मेरे बदन में प्रवेश कर गया तो संसार की कोई भी दवा मुझको नहीं बचा पाएगी। तीव्र विष से भरे नुकीले दांत ध्रुव की तरफ बढ़े। मौत अगले ही मोड़ पर खड़ी थी।
लेकिन ध्रुव का दिमाग आजाद था। सांप की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पूंछ होती है। ध्रुव के भारी जूते हवा में उठे और सर्प मानव की पूंछ पर आ गिरे। सर्प मानव चीख कर पलटा। ध्रुव के सीने पर दबाव डालती उसकी कुंडलियां खुल गई। इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए ध्रुव ने पास की डाली से एक सख्त और नुकीली टहनी तोड़ ली। उसका हाथ बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और धा! टहनी सर्प मानव के तालू में बैठ गई। सर्प मानव ने तेजी से मुंह बंद करना चाहा, लेकिन नुकीली टहनी पैने तीर की तरह उसके तालू को छेदती हुई उसके मस्तिष्क में घुस गई। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। 1 मिनट तड़पने के बाद सर्प मानव का शरीर शांत हो गया। ध्रुव का पीछा कर रही आकृति भी आश्चर्यचकित रह गई। वाह, इतने खतरनाक प्राणी को इतनी आसानी से खत्म कर सकने वाला व्यक्ति सिर्फ ध्रुव ही हो सकता है। इन प्राणियों की ऊपरी खाल तो जरूर सख्त है, परंतु अंदरूनी भाग हमारी तरह ही कोमल और मुलायम है। पर इसके चक्कर में तो उस झुंड को भूल ही गया जिससे बचने के लिए इस पेड़ पर चढ़ा था। पेड़ों के चरमराने की आवाज पेड़ के नीचे तक आ पहुंची है। ध्रुव ने पत्ते हटाकर सावधानी से नीचे झांका और तभी वह विशालकाय पेड़ पूरी तरह से हिल उठा। कड़ाक! तो यह है वह झुंड जिसके चलने से इतने पत्ते चरमरा रहे थे। इस बार ध्रुव के सामने वास्तव में उसकी मौत का फरमान था। इससे पहले कि ध्रुव कूदकर किसी दूसरे पेड़ पर जा सकता, दूसरी टक्कर लगी, धम! और वह भीमकाय पेड़ जड़ से उखड़ गया। बचने का एक ही तरीका है, मैं पेड़ की गिरने की विपरीत दिशा में कूदूं, जिधर यह गेंडा खड़ा है। स्वामी जानते थे कि तुम अपनी मूर्खता से बाज नहीं आओगे, इसीलिए हमने हम सबको सतर्क कर दिया था। भारी भरकम पैर ध्रुव को कुचलने के लिए आगे बढ़ा, परंतु ध्रुव की विद्युत गति ने उसे बचा लिया। इस तरह इसका सामना ज्यादा देर तक नहीं किया जा सकता। तड़ाक! इसीलिए अब मुझे वही वार करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता था। अगले ही पल ध्रुव के हाथ में एक पिस्तौल चमकी और पलक झपकते 2 गोलियां दगी, धाए धाए, लेकिन वे बेअसर रहीं। अरे मूर्ख, इन मामूली पिस्तौलों से तो साधारण गेंडों पर भी असर नहीं होता, और फिर मैं तो गेंडा मानव हूं। धाड़! लगता है ध्रुव को मेरी मदद की जरूरत है। ध्रुव का पीछा कर रही आकृति समझ गई कि मदद का वक्त आ गया, लेकिन इससे पहले कि वह आकृति नीचे उतरती, ध्रुव तेजी से एक तरफ भागा। मुझसे बचकर भागना असंभव है बच्चे। गेंडा मानव भी तेजी से ध्रुव के पीछे भागा। ठीक वैसा ही सोचा जैसा मैंने सोचा था। यह बिना सोचे समझे मेरे पीछे आ रहा है। अगर मुझको इस जंगल का नक्शा सही रूप से याद है तो इसके आगे दलदल शुरू हो जाता है। ध्रुव रुका और पलटा। रुक गया। तो तुम शांति से मरना चाहते हो? डरो मत, 1 सेकंड में सब खत्म कर दूंगा। वह ध्रुव को पकड़ने लपका, लेकिन ध्रुव तेजी से एक तरफ हट चुका था। यह क्या? यह तो दलदल है। अपनी सारी अमानवीय ताकतों के बावजूद तड़पते गेंडा मानव का शरीर धीरे धीरे दलदल में गायब होने लगा। और शीघ्र ही दलदली जमीन ने गेंडा मानव को पूरा निगल लिया। ध्रुव फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला। वाह वाह, मेरे रिवॉल्वर की गोली गेंडे के शरीर में घुसने को बेताब थी, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ध्रुव की मंजिल अब सामने थी। इस घने जंगल में यह आधुनिक इमारत और उसके पहरे पर गश्त लगाते ये मानव पहरेदार। अगर इस जंगल में कहीं इन प्राणियों का अड्डा है तो वह यही होगा, और इन मानव पहरेदारों से यह सिद्ध होता है ये प्राणी वास्तव में मनुष्य ही हैं, और ये किसी यंत्र के सहारे ऐसे बने हुए हैं। मैं इस तरह के 3 प्राणियों से मिल चुका हूँ। अब सवाल यह है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो इन तीनों ही प्राणियों के पास थी। सोचो ध्रुव, सोचो। परंतु तभी एक गुर्राहट ने उसकी विचारधारा तोड़ दी। मिल गया, मिल गया। ध्रुव संभल भी नहीं पाया कि तड़ाक! ध्रुव थक गया है, वह शायद इससे ना जीत सके। ध्रुव वास्तव में थोड़ी थकान महसूस कर रहा था। उसमें अपनी तरफ बढ़ता खतरनाक पंजा रोकने तक की ताकत नहीं बची थी कि तभी 1 मिनट, यह कलाई पर बंधा पट्टा। हाँ, यही तो है वह चीज जो उन तीनों के पास थी, बाएं हाथ की कलाई पर बंधा यह पट्टा। इस ख्याल ने ध्रुव में एक नई शक्ति का संचार कर दिया। यह शक्ति थी सत्य की, न्याय की धार और दृढ़ विश्वास की धड़ाम।
भेड़िया मानव में इस शक्ति को सह पाने की ताकत नहीं थी। यह तो गया, अब देखना है कि इस पट्टी का क्या रहस्य है। ध्रुव ने पट्टा खोला और धीरे धीरे उसकी आश्चर्यजनक आंखों के सामने भेड़िया मानव सिर्फ मानव रह गया। तो मेरा ख्याल सही था। वाह, तो यह है इन जानवरों का रहस्य। अब देखना यह है कि यह पट्टा मुझ पर असर करता है या नहीं। ध्रुव ने पट्टे का लॉक दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यानी इस पट्टे के अलावा कोई और चीज भी है जो इनको ऐसा प्राणी बनाती है। अब सवाल अंदर घुसने का है और जवाब है गश्त लगाकर इधर आ रहा यह पहरेदार। धाड़। और 2 मिनट बाद जब ध्रुव इमारत की ओर बढ़ा तो उसको पहचानना नामुमकिन था। उफ, यह भेड़िया इधर ही आ रहा है। मिला कहीं? नहीं। और ध्रुव बेधड़क अंदर घुसता चला गया। उफ, ध्रुव तो अंदर गया और यह शैतान पहरे पर खड़ा हो गया। इसके हटने का इंतजार करना बेकार है। वह गश्त लगाता पहरेदार जैसे ही मोड़ पर मुड़ेगा, मेरी रिवॉल्वर निशाना लेगी। इनकी खाल इतनी मोटी है कि शायद गोलियां असर ना करे, लेकिन आदमी या जानवर सबके शरीर में एक ऐसी जगह जरूर होती है जहां गोलियां बेअसर नहीं जाती, और वह जगह है आंखें। साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से एक हल्की सी पिट की आवाज़ हुई। निशानेबाज का निशाना हमेशा की तरह अचूक था। वह आकृति तेजी से लपकी। इससे पहले कि पहरेदार वापस आए, मैं इसको ठिकाना लगाकर इमारत के अंदर हो लूं। लेकिन किस्मत कुछ और ही खेल दिखा रही थी। अरे पीटर अभी तो यहीं तो आकर खड़ा हुआ था, कहाँ चला गया? और जमीन पर खून के ये धब्बे, घसीटे जाने के निशान, ये निशान तो झाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। और झाड़ियों के बीच बथी भेड़िया मानो पीटर की लाश। अंदर यहाँ तो अत्याधुनिक शस्त्रों का भारी स्टॉक है। इतने हथियार तो एक सेना के लिए भी काफ़ी हैं। इन प्राणियों का इरादा क्या है? दूसरी तरफ आंख में गोली। सर्प मानो नूरा और गेंडा मानो रासुका भी वापस नहीं आए हैं। इन सब का सिर्फ एक मतलब है कि ध्रुव यहां पर आ चुका है। ध्रुव इस नई आफत से बेखबर था। शीत कक्ष में रखी बोतलें और जारों की लाइन और ये लेबल, चीता जीन्स, गिद्ध जीन्स, गेंडा जीन्स, सर्प जीन्स, भेड़िया जीन्स, हर हिंसक जीव के नाम की एक शीशी या जार है। सिर्फ सिंह के नाम का जार नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही नरसिंह है और एक ही रहेगा। तो आप बोल नादान, तू इस वक्त दुनिया के होने वाले शहंशाह के सामने खड़ा है। सीखने में वक्त लगता है सेवक, वक्त लगता है। पहले इसको इसके असली रूप में लाओ। तुम्हारी कलाई का पट्टा बता रहा है कि तुम पर इसने असर नहीं किया। हालांकि तुम इसका रहस्य जान चुके हो। तुमको मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं कि शीघ्र ही तुम भी हम में से एक बनने जा रहे हो। इन बोतलों में वे सूक्ष्म जीवाणु कैद है जिनको वैज्ञानिक जीन्स कहते हैं। इन जीन्स के एक बार मानव शरीर में प्रविष्ट होने के बाद जब यह पट्टा पहना जाता है तो इस पट्टे में लगे यंत्र उन जीवाणुओं को सक्रिय कर देते हैं, और फिर जब तक यह पट्टा चालू रहता है मानव पशु मानव बना रहता है। अब तुम बताओ, तुमने भेड़िया मानव पीटर की आंखों में गोली क्यों मारी? गोली? मैंने उसे कोई गोली नहीं मारी। खैर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज से तुम मेरे मुख्य सहायक बनकर रहोगे। जखीरा, इसको बाह के जींस पिलाओ। एक बार जींस इसके शरीर में प्रविष्ट हो गए तो फिर यह हमेशा के लिए हमारा गुलाम बन जाएगा। आदमखोरों की भीड़ में घिरा असहाय ध्रुव। लेकिन फिर क्या हुआ? वह ध्रुव के पीछे परछाई की तरह लगी आकृति कौन थी? जानने के लिए पढ़िए खून जमा देने वाला दूसरा और अंतिम भाग, स्वर्ग की तबाही।